भारतीय बाजारों के लिए आज शुरुआत करने के लिए मिले जुले हल्की सुस्ती के संकेत और एसजेएक्स निफ्टी में है 50 अंकों की कमजोरी। लेकिन क्या कमजोर शुरुआत के बाद भारतीय बाजार फिर से पकड़ेंगे रफ्तार? क्या 17,000 की तरफ पहुंचने की होगी कोशिश? क्या आज फिर से बनेंगे नए हाइज? और सबसे बड़ी बात, अगर कमजोर शुरुआत हो तो क्या खरीदारी के है बेहतरीन मौके? ढेर सारे सवाल हैं आपके लिए, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। कल की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज कैसी रहेगी बाजार की चाल, आइए जानते हैं इस पर अनिल जी की राय। सर, सबसे पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से अच्छे आते हुए दिख रहे हैं दीप। और आप देखिए, कल भी अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक और एसएनपी को अगर आप देखेंगे तो दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखे हैं। तो कहीं कोई कमजोरी के संकेत है नहीं। 50 पॉइंट डाउ नीचे गिरकर बंद हुआ है, कोई खास चिंता की बात है नहीं। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, हल्के हरे निशान में, ठीक है। तो अमेरिकी बाजारों के संकेत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे माने जाएंगे, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। फेड की मीटिंग के बाद शुक्रवार का उछाल और शुक्रवार के उछाल के बाद डाउ की खामोशी, लेकिन उसकी भरपाई करते हुए एसएनपी और साथ ही नैस्डैक। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए बड़ा ट्रिगर, कल से 100% पीक मार्जिन के नियम लागू होंगे और देखना ये कि बाजारों का रिएक्शन आज से इस पर जो आना शुरू होगा वो क्या कुछ होगा। गो एयर बजरंग पावर के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिली है, तो लगातार प्राइमरी मार्केट में नए खिलाड़ियों के उतरने का सिलसिला शुरू होता हुआ फिर से आपको नजर आएगा। ज्वेलर्स के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर हमारी एक्सक्लूसिव है। ऑफिशियल खबर आने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन आज जो डेडलाइन खत्म हो रही है हॉल मार्किंग के लिए, इसे 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। तैयारी करने के लिए 3 महीने का और वक्त ज्वेलर्स को मिलेगा। तो बड़ी भारी डिमांड और इस मुद्दे को जोर शोर से जी बिजनेस ने हमारे सारे ज्वेलर्स दर्शकों के लिए उठाया है। जो कस्टमर्स को और उनको दिक्कत हो रही है, उसका असर आप देख सकते हैं। ये है आपके लिए बड़े एक्शन वाला। तो कुल मिलाकर ये सारा एक्शन है जिन पर आज रहेगी नजर। बिल्कुल सर, तो ढेरों खबरों पर हमारा फोकस रहेगा आज का और एक्शन भी आने वाला है। पर सर, एक आपसे बात पूछनी थी मार्केट एक्शन को लेकर, क्योंकि कल थोड़ा हमने कंसोलिडेशन देखा इन टर्म्स ऑफ मिली जुली चाल रही अमेरिकी बाजारों की। आज सुबह भी ग्लोबल क्यूज थोड़े नरम दिख रहे हैं, तो जो 17,000 पर नजर थी, और यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी बड़ा एक ब्रेकआउट आता है मार्केट का तो फॉलो ऑन बाइंग आती है। तो आज जो लोग आस लगाए बैठे हैं 17,000 की, उनको क्या नजर में रखना चाहिए? ये जो हल्की सी नरमी आती हुई दिख रही है, आपका क्या व्यू है इस समय? 17,000 भी तो एक नंबर ही है, बस नंबर इसलिए कि वो राउंड फिगर में है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि और मतलब आमतौर पर इस तरह के राउंड फिगर वाले नंबर पर थोड़ी सी वायदा कारोबार में पोजीशंस हल्की सी ज़्यादा बनी हुई होती है। एक ये कहते कि थोड़ी बेंच मार्किंग है। बाकी 17,000 में और 16,999 में फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं। दूसरी बात दीप, ठीक है, एक बड़े नंबर को पार करने के पहले थोड़ा सा आप इंतजार करते हो। मनोवैज्ञानिक तौर पर आज जब सुबह में स्ट्रेटेजी लिखवा रहा था 7 बजे वाली बुलेटिन के लिए, तो जब मैंने प्रियंका को कहा कि ऊपर की रेंज 17,000 17,075 की, तो वो मुझे पूछ रहे, अरे सर पहली बार 17,000 लिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो बस वो एक हल्की सी फीलिंग इसलिए होती है आपको कि आप एक अलग डिजिट में, अलग सीरीज में निकलते हैं, तो थोड़ा लगता है कि एक बड़ा लेवल है। अदरवाइज बाजार के लिए एक जस्ट 17,000 भी नंबर है। हाँ, इस बड़े नंबर की अहमियत क्या है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं दिला दूं। और वो अहमियत है 15,900 के आसपास बाजार ने बहुत लंबा वक्त बिताया। 16,000 को पार करने में काफी वक्त लगा, मेरे ख्याल से 4 से 6 हफ्ते लगे थे दीप। 15,900 के आसपास हाई बनाने के बाद 2-3 बार आप 15,500 के नीचे फिसले गए, 15,300 15,250 तक फिसले, 2-3 अटेम्प्ट मारे और उसके बाद पार किया तो रुके नहीं। फिर जो तेजी बनी है 16,000 के ऊपर निकलने के बाद निफ्टी में, वो नॉन स्टॉप बनी है। तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सिमिलरली 17,000 के थोड़ा सा नीचे बाजार वक्त बिताने की कोशिश करे और रुके, अटके कि भाई बड़ा लेवल है, हम थोड़ा वक्त बिताएंगे, 5-15 दिन यहाँ रह जाएंगे, नीचे ज़्यादा गिरेंगे नहीं, हमें 16,400 के नीचे जाना नहीं है, 17,000 को जल्दबाजी में पार करना नहीं है। तो ये 500 पॉइंट का एक अलग ब्रैकेट बन गया, ठीक उसी तरह से जैसे पहले 500 पॉइंट का ब्रैकेट बना था। 15,400 15,900 की रेंज में बाजार ने वक्त बिताया। यहाँ भी हो सकता है 16,400 16,900 की रेंज में, 17,000 की रेंज में बाजार वक्त बिताए और उसके बाद जब 17,000 को पार करे तो नॉन स्टॉप भागे। एक तरीका तो वो हो सकता है। दूसरा तरीका ये कि ठीक है भाई, फ्लो बहुत ही स्ट्रांग है, मोमेंटम गजब का है,
ट्रिगर्स इतने बढ़िया है कि आपको रुकने ठहरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और पार कर लीजिए, थोड़ा और बढ़ जाए, उसके बाद रुकेंगे। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो देखते हैं बाजार किस तरफ एक्शन दिखाते हैं। पॉइंट सिंपल ये है, इस महीने का ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और अगस्त का महीना मतलब अब तक का वन ऑफ द बेस्ट महीना साबित होता हुआ दिख रहा है बाजार के एक्शन के लिहाज से। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, रुक जाए तो कोई खास बात नहीं, लेकिन जो हमारा टारगेट है निफ्टी के बुल फेज का 17,650 के आसपास का निकल कर आता है और डीप वो टारगेट इंटैक्ट है। 17,600 के आसपास के टारगेट तो थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जब आप बड़े बुल रन की बात करते हैं तो एग्जैक्टली एक ये डे चार्ट की तरह तो है नहीं कि आप एग्जैक्टली लेवल बता दो, यही स्टॉप लॉस है, यही टारगेट है, यही लेवल जो टच करेगा, लेकिन ओवरऑल उस रेंज की तरफ बाजार बढ़ता हुआ दिखा है। तो मेरा ये समझना है सिंपल, जो काम हमने डीप किया था 16,000 के लेवल पर, जब 15,900 के आसपास बाजार आकर अटक रहा था, पार नहीं कर रहा था, तब हमने एक ही फॉर्मूला रखा कि जब तक 15,575 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता है तब तक सोचना ही नहीं है मंदी है। वैसा ही एक लेवल यहां भी निकाल लेंगे। आज जरूरत नहीं है इसलिए मैंने निकाला नहीं, मुझे पता नहीं था आप ये सवाल पूछेंगे इसलिए मैंने निकाला नहीं, लेकिन जब तक ये जरूरत ना हो, जब तक इस तरह का कंसोलिडेशन वाला मामला ना दिखे, तब तक हम ऐसा कोई लेवल तब तक कोई ऐसे लेवल निकालने की जरूरत नहीं। फिर भी एकदम जो मतलब एकदम से जो मुझे याद आ रहा है वो लेवल 16,450 है। जब तक 16,450 के नीचे बंद नहीं होते हैं तब तक आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं है कि कमजोर है, और उसका मतलब ये हुआ कि लगभग 400-500 पॉइंट का रनिंग करेक्शन विच इज फेयर, उससे ज्यादा कोई उतना करेक्शन आए तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरा ये समझना है 16,450 16,500 के नीचे बंद होने पर ही आपको कमजोरी फील करनी है। अब वो अलग बात है कि 400-500 पॉइंट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कोहराम मच सकता है, वो हो जाता है कई बार कि इंडेक्स कम गिरे, लेकिन वो अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट है जो आपको देखना है। बट मुझे लगता है कि हम 17,000 को भी पार करेंगे, उसके पार जाकर टिकेंगे भी, कुछ और नए और बड़े लेवल्स आएंगे भी। तो देखते हैं बाजार किस तरह से आगे मूव करता है। जी दीदी बिल्कुल, तो 17,000 तो एक नंबर है। अब आज क्रॉस होता है कब होगा वो अलग बात है, बट जैसा हमारे फॉर्मूला के हिसाब से लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, अभी तो लंबी पारी और मार्केट ने खेलनी है। सर, इसमें बैंक निफ्टी का क्या रोल रहेगा, क्योंकि कल लंबे समय बाद हमने देखा कि बैंक निफ्टी की क्लियर आउट परफॉर्मेंस थी। आपने भी यही कहा कि अब कॉन्फिडेंस ज्यादा बैंक निफ्टी पर है निफ्टी के मुकाबले। तो बैंक निफ्टी के अब कैसा रोल रहेगा कल के 700 पॉइंट से ज्यादा की बड़ी मूव के बाद? देखिए, जितने बड़े लेवल्स आप और जितने ऊंचे लेवल पर आप जाते हैं उतना ही आपको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है हर एक सेक्टर से। अब वो हर एक सेक्टर का सपोर्ट भले ही एक साथ आए, भले एक एक करके आए, कभी कोई साथ दे कभी कोई साथ दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कभी आईटी चल जाए, कभी ऑटो सपोर्ट कर दे, कभी फार्मा से अच्छी तेजी बन जाए, कभी मेटल चमक जाए, कभी एफएमसीजी, ये रोटेशन चलता रह सकता है और इस रोटेशन में किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है कि जब कोई एक सेक्टर जिसका वेटेज अच्छा हो, वजन अच्छा हो निफ्टी में, और वो लगातार अंडर परफॉर्म करे, जिसका नाम बैंक निफ्टी है, वहां पर दिक्कत है। तो फिर निफ्टी को और ऊपर भागने में, और इसमें कोई डाउट नहीं, कल की जो शानदार तेजी बनी और जो बड़े हाई, और कल ऑनेस्टली दीप मेरी उम्मीद से ज्यादा तेजी हुई है। 250 पॉइंट की 250 पॉइंट की तेजी की उम्मीद नहीं थी, तेजी होगी ये तो पता था, मतलब 16,800 पार करके टिक जाएंगे वो भी अपने आप में अचीवमेंट होता, वो भी बढ़िया होता, लेकिन आप 16,900 को भी पार करके पहुंचे, 16,950 तक पहुंचे, तो ये अपने आप में जो भयंकर तेजी हुई है इसमें बैंक निफ्टी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब सवाल ये कि आपका कि क्या बैंक निफ्टी लीडरशिप ले सकता है? मेरा जवाब है ना। मेरे को अभी कोई एक दिन के बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस से मतलब ये नहीं कहना है कि बैंक निफ्टी लीडर बन गया है। अंडर परफॉर्मेंस खत्म की है, जो पीछे था वो बराबर में आने की कोशिश कर रहा है, बराबर भी नहीं आया, बराबर आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी बैंक निफ्टी आगे आगे चलेगा और पीछे निफ्टी चलेगा, वो जमाना गया। वो जमाना होता था तब मैं बैंक निफ्टी पर भरपूर कॉल देता था, ढेर सारे कॉल देता था, लेकिन तब की बात अलग थी दीप। अब बैंक निफ्टी में वो लीडरशिप की बात है नहीं। दूसरी बात, 36,170 के ऊपर बंद होकर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पर एक ब्रेकआउट दिया है। 36,315 के ऊपर कल इंट्राडे में निकलकर इंट्राडे बेसिस पर बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी की जो अब तक की आदत रही है 36,000 के पार भी निकलकर जब ब्रेकआउट दिया तो एक दिन ब्रेकआउट देने के बाद 3-4-5 दिन तड़फाने वाला काम है, अटकाने वाला काम है। तो देखते हैं, आज मुझे सिर्फ ये चाहिए कि बैंक निफ्टी 36,300 के ऊपर बंद हो, बस उतना काफी है। अगर वो भी बंद हो तो हम इस ब्रेकआउट को कंफर्म मानेंगे
और ये कहेंगे और मजबूती के साथ बढ़ सकता है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर कह सकते हैं और वो ये कि बैंक निफ्टी में मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं पहली बार, और ऐसे में नीचे की रिस्क थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, ऊपर जाने का स्कोप बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन वाकई में बैंक निफ्टी उस मजबूती को, कल की मजबूती को, कल की लीडरशिप को आगे बढ़ा पाएगा, इसके लिए एक या दो ट्रेडिंग सेशन और देखकर जवाब लेना है। मुझे कोई ऐसा डिसीजन देने में जल्दबाजी नहीं है। मतलब मैं बैंक निफ्टी मेरे कोर्ट में है और मुझे जजमेंट देना है तो मैं कहूँगा अगली तारीख, यानी कि कल आइए, परसों आइए, मैं देखूंगा, फिर से सुनवाई करूंगा। तो आपके लिए जजमेंट ये दीप, कल और परसों बैंक निफ्टी की फिर से सुनवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, वैसे तो हम रोज ही लेवल्स की बात करते हैं तो आप इंडिकेशन तो दे ही देते हैं, बट डेफिनेटली बैंक निफ्टी पर हमारी नजर है। कल जो एक अहम लेवल इसने क्रॉस करा है सर, कल की तेजी में कई सारे टॉकिंग पॉइंट्स निकल कर आए हैं और एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट सर फंड एक्शन। आखिरी बार बताइए आपने कब ऐसा फंड एक्शन दिया था जब अक्रॉस वर्टिकल्स आपने सिर्फ बाई फिगर्स देखे हो, जो दमदार डेटा कल का आया है? याद ही नहीं आता दीप, याद ही नहीं आता। और सबसे बढ़िया बात है कि जो लोग है ना इतने दुखी थे, बहुत परेशान होते थे कि देखिए एफआईज तो बेचे जा रहे हैं, इकोनॉमी की हालत खराब है, कोरोना फिर से आने वाला है, तीसरी वेव का ये चक्कर है, डेल्टा वेरिएंट का ये हो गया, पता नहीं सारी जो बातें करते थे। अब देख लीजिए हमारे रिटेल वाले पिछले हफ्ते जो झटके लगे हैं सब गायब हैं, है ना। तीसरी महाशक्ति थोड़ा सा आराम विश्राम कर रही है, अपनी ताकत फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है रिटेल इन्वेस्टर्स, और पूरी कमान संभाली है दोनों महाशक्तियों ने, और उसमें भी एफआईज जबरदस्त मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बार का जो हम 17,000 पर पहुंचे हैं दीप, 16,000 से 17,000 की ये जो यात्रा रही है, इसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूशन एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी का है। भले आपको अगस्त के महीने में शुरुआती पहले हाफ में आपको आंकड़े उतने दमदार नहीं दिखेंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पहले घरेलू फंड्स ने खरीदारी शुरू की और उसके बाद सेकंड हाफ में इस महीने के एफआईज की जो खरीदारी के आंकड़े आते दिख रहे हैं वो कमाल के हैं। और कल के सेशन के आंकड़े तो लाजवाब है क्वालिटी के लिहाज से। 1200 करोड़ की कैश में खरीदारी बहुत बढ़िया है। सामने 557 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे और लॉन्ग पोजीशन बनी है। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं है, शॉर्ट कवरिंग बहुत कम है, लॉन्ग पोजीशन बनी। तो अगर एफआई 16,900 पर इंडेक्स खरीद रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं, चाहे वो इन्होंने निफ्टी खरीदा हो चाहे बैंक निफ्टी खरीदा हो, मैंने दोनों में अलग अलग नहीं करता, इंडेक्स मतलब इंडेक्स है, लेकिन है तो खरीदारी। 1446 करोड़ के सामने स्टॉक्स भी खरीदे, तो स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो 2650 करोड़ के आसपास की डायरेक्शनल खरीदारी, 2650 करोड़ छोटा है किसी भी लिहाज से नहीं। घरेलू फंड ने भी थोड़ा सा हाथ तो भले रोका है, लेकिन फिर भी 690 करोड़ के आसपास की खरीदारी घरेलू फंड्स की भी बहुत बढ़िया है। तो क्वालिटी वाइज आंकड़े वन ऑफ द बेस्ट है जो आपने पूरे अगस्त महीने में देखे या रिसेंट टाइम में देखे। तो इस आंकड़ों के दम पर एक सबसे बड़ा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस लीड जो आता है वो ये कि नीचे का खतरा कम है, पहली बात। और अगर ग्लोबल संकेतों की वजह से, किसी खबर की वजह से आप नीचे आ जाते हैं, राइट, तो आपको सपोर्ट मिलेगा खरीदारी का, ये दूसरा कंफर्ट आ जाता है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही बढ़िया है एफआईज के एक्शन को देखकर। जी दीप, चलिए, तो ये एक बड़ी बात है कि कंफर्ट आ रहा है, स्टॉक फ्यूचर्स और कैश दोनों में ही अच्छा बाइंग का आंकड़ा आपको आते हुए दिखा है। अच्छा सर, बाजार की बात तो करेंगे और आज की स्ट्रैटेजी भी आपसे जाननी है, पर एक बड़ा बदलाव जो कल से होने वाला है उस पर भी आपका व्यू जानना चाहूंगा सर। वैसे तो आपने कई बार इसकी चर्चा करी है, पर कल से फाइनल फेज जो पीक मार्जिन का है, चौथा चरण कल से लागू हो जाएगा। 100% पीक मार्जिन रूल्स कल से एप्लीकेबल होने वाले हैं। कैसा इंपैक्ट देखते हैं इसका बाजार पर? क्या ऑलरेडी मार्केट्स एडजस्ट हो चुकी हैं इसके लिए? मार्केट के और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के, ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के, ब्रोकर्स के एडजस्ट होने का ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त है। किसी भी तरह के नियम बनते हैं, कुछ समय के लिए नियम बनने के पहले काफ़ी कुछ दिक्कतें, हंगामा, परेशानी, इन सब का जिक्र होता है। जब नियम लागू होते हैं तो कुछ दिनों तक उसका असर दिखता है और 2, 4, 5, 7 दिन बाद सब कुछ एडजस्टमेंट। जो 3 चरण में हुआ वही चौथे चरण में भी होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि दीप इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मामला मुश्किल भरा होगा। जॉबर्स जो एक एक्सचेंज पर लेकर दूसरे एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं आर्बिट्राज कमाने के लिहाज से, या फिर कैश और फ्यूचर्स के बीच में आर्बिट्राज करते हैं, उनके लिए मुश्किल भरा मामला होगा। मार्जिन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ब्रोकर्स के लिए बिजनेस कम होने के संकेत डेफिनेटली होंगे।
क्लाइंट्स के लिए अपने आप को एडजस्ट करना होगा कि किस तरह से उनको पहले मार्जिन देकर ट्रेड करना है, और मार्जिन रिलीज होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, उसके लिए उन्हें मेंटली तैयार होना होगा। यानी कि आप इस मतलब अभी तक कैसा था, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां लोग कम पैसे लगाएं या पैसे ना लगाएं और ब्रोकर के भरोसे भी ट्रेड करके काम चला लेते थे। लेकिन जैसा कि हर एक बिजनेस में होता है दीप, कि आपको कैपिटल डालनी पड़ती है, शायद इसी तरह का काम अब आपको स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में भी करना पड़ेगा कि पूरी कैपिटल डालकर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ जो करनी चाहिए, जो इजीली हो सकती है, अगर एक्सचेंजेस को सेबी को ये लगता है कि पीक मार्जिन लगा देने से डिफॉल्ट्स के खतरे कम होंगे, जो अनाप शनाप लीवरेजिंग देकर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी की जाती है उसे अगर वो रोकना चाहते हैं, तो इसके मार्जिन के रिलीज की व्यवस्था थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से जो मुझे पता चला है कि मार्जिन रिलीज होने में दो दिन का वक्त लगता है, स्पेशली जब आप बेच रहे हैं, डिलीवरी है, तब भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो किस तरह से इसे फास्ट किया जा सकता है, और जैसा कि एक प्रपोजल और चल भी रहा है, कल ब्रजेश भी जिसकी बात कर रहे थे कि T+1 सेटलमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, तो अगर मार्जिन लगाने के साथ साथ मार्जिन रिलीज करना भी फास्ट होता हुआ दिखे तो शायद दिक्कतें कम हो सकती है। बट इसमें कोई डाउट नहीं, ट्रेडर्स के लिए कल से थोड़ा मुश्किल भरा वक्त रहेगा, उन्हें अपने आप को एडजस्ट करना होगा। और आई एम श्योर जो जिस तरह से पिछले 3 चरण में उन्हें दिक्कतें हुई है और धीरे धीरे उन्होंने एडजस्ट किया, वैसे ही होगा। अब यह हकीकत है, पीक मार्जिन, इससे आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। तो बेहतर ये कि आप अपने फंड फ्लो और अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को उस लिहाज से एडजस्ट करें, अलाइन करें। एक ही दिक्कत आएगी जो सबके लिए है, और वो ये कि डेफिनेटली इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, लिक्विडिटी कम होगी, और मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि इन पीक मार्जिन की वजह से ऐसा ना हो कि डब्बा ट्रेडिंग बढ़ जाए। वो एक एक्सचेंजेस को और रेगुलेटर्स को ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से उस पर अंकुश कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो वॉल्यूम एक्सचेंजेस को मिलना चाहिए, जो ऑफिशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, वो यही होना चाहिए। नियमों की वजह से अगर ये वॉल्यूम डाइवर्ट होता है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बस वो ध्यान में रखने वाली बात है। और आई एम श्योर बाकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो है उसके साथ जैसे पिछले 3 चरण में लोग एडजस्ट हुए हैं, चौथे में भी हो जाएंगे दीप। बिल्कुल, तो एडजस्ट तो हो ही जाएंगे, बट हाँ शायद थोड़ा इसका आप मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। कल से ये लागू होने वाला है नियम, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिस पर बाजार की रहेगी नजर। चलिए सर, ये तो कल का डेवलपमेंट है, पर आज जो बाजार में होने वाला है इसके बारे में बताएं। सारे संकेत, बल्कि एक न्यूट्रल, बाकी सारे संकेत आज के लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं। इतना मजबूत सेटअप सर? एग्जैक्टली जो बिल्कुल जैसा कल था वैसा का वैसा ही आज भी है। कोई भी मेरे लिए नेगेटिव संकेत है नहीं, सिर्फ एफएनओ के संकेत न्यूट्रल है। न्यूट्रल से हल्के से कॉशियस साइड पर पुट कॉल रेशियो 1.6 के आसपास बढ़कर आया है, लेकिन वो भी ओवरबॉट नहीं है, ओवरबॉट के नजदीक है। तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इन डेटा की वजह से आ सकती है 17,000 के आसपास। बस यही 16,725, 16,775 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आज के लिए अब निफ्टी पर। ये टूटने वाला है नहीं, दूर है लेकिन यही लेवल है। क्योंकि 16,775 के ऊपर आपने एक तरफा यात्रा देखी है बाजार की, नॉन स्टॉप 225 पॉइंट की तेजी, इसलिए लेवल आपके लिए जो निकल कर आएगा वो थोड़ा दूर का 16,725, 16,775। इसके नीचे की रेंज एकेडमिक पर्पज से नोट करके रख लीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। 16,635, 16,700। इनफैक्ट मैं लोअर रेंज को कहता हूँ ब्लाइंड बाय जोन। आज मैं दिन के सपोर्ट रेंज को ही कह रहा हूँ, 16,725, 16,775 ब्लाइंड बाय जोन है। इस रेंज में आए तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिए कि आइए प्लीज निफ्टी खरीद लीजिए। मैं अभी से कह रहा हूँ, बिंदास आंख बंद करके आराम से खरीदिए, इस रेंज में कोई टेंशन नहीं। ऊपरी रेंज 16,950, 17,000 हल्की रुकावट का लेवल। ब्लू स्काई जोन है, आगे खुला नीला आकाश। 17,000 के पार निकलने के बाद 17,050, 17,100 तक की यात्रा करने की तैयारी निफ्टी की। बैंक निफ्टी जहां से ब्रेकआउट हुआ वही पहला सपोर्ट का काम करेगा। 36,125, 36,200 इस रेंज में काफी वक्त बिताया, इस रेंज के पार निकला तो पहले आज इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है, टिकना जरूरी है। इसके नीचे गए तो 35,800, 36,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर आप शॉर्ट कवरिंग भी करें, फ्रेश खरीदारी भी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 36,475, 36,625, ये 150 पॉइंट की रेंज ऊपर में आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। और इसके पार निकलने के बाद 36,700 से लेकर 750 से लेकर 36,900 तक की यात्रा बैंक निफ्टी करेगा। ब्रेकआउट के संकेत आ गए, आज सिर्फ अपने आप को संभालना है। ब्रेकआउट तो दे ही चुका है, अब खाली आप संभाल कर चलें, उतना काफी है बैंक निफ्टी के लिए। यह है आपके लिए बड़े जोन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दीप। बिल्कुल, तो चलिए, ये तो आपके लिए बड़े लेवल्स आज के ट्रेड के लिए। दिन की ट्रेडिंग रेंज कैसी रहेगी सर?
दिन की ट्रेडिंग रेंज या दीप 16,900 16,975 ये होगा आपके लिए दिन का छोटा सा ट्रेडिंग रेंज। 16,800 17,025 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि हम मीडियम रेंज से काम चला लें। बड़ी रेंज के तौर पर 16,775 17,100 की रेंज पर करिएगा फोकस। बैंक निफ्टी 36,200 36,475 दिन की एकदम छोटी रेंज, 36,125 36,625 दिन की मीडियम रेंज और 36,025 से लेकर 36,750 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर एक बार आप लेकर चलें। बाकी सपोर्ट जोन के तौर पर 35,800 36,000 आपको दिया ही है, मल्टीपल सपोर्ट है वहां पर, लेकिन रेंज के लिहाज से आपके लिए ये लेवल है। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% ही बढ़ी है। अच्छी बात यह है कि इतनी तेजी के बावजूद एफआईज ओवरबॉट नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि 80-82% पे पहुंच गए एफआईज इंडेक्स लॉन्ग में कि वहां से घटाते ही घटाते हैं। तो अभी भी आप देखिए 80-82% के वहां तक जाने के पहले एफआईज के पास बहुत जगह पड़ी है, 13-15%, और अगर इंडेक्स लॉन्ग बढ़ा भी दे तब तक भी कोई दिक्कत वाली खास बात दिखती नहीं है। पुट कॉल रेशियो बता ही दिया मैंने, थोड़ा सा बढ़कर आया, हल्का सा हायर साइड पर 17,000 के आसपास, थोड़ा सा एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग या तो शुरुआत में या एक बार 17,000 के आसपास आ सकती है। संभावना है कि शुरुआत में आ जाएगी जिस तरह का संकेत है, और उसके बाद वापस आप चल पड़ेंगे। हल्का सा बाजार थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो 10-15 बेसिस पॉइंट नीचे आया, फिर से मजबूती हो जाएगी। विक्स 1% घटा है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आइए आपको दे दूं मैं स्टॉप लॉसेस यहीं पर। निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस आता बड़ा दूर है, लेकिन इंट्राडे में कम रिस्क रखने के लिए आज से 16,800 का स्टॉप लॉस दे रहा हूं। वैसे 16,700 का निकल कर आता है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। फिलहाल 16,800 का रख लीजिए इंट्राडे, क्लोजिंग में 16,700 का रखिए, कोई चिंता की बात नहीं। बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, वहीं पर स्टॉप लॉस रखिए। जिनको बहुत डीप स्टॉप लॉस लगाना है उन्हें 35,800 का लगाना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर, क्योंकि आपको याद होगा 35,800 के नीचे जाने पर ही बाजार खराब हुआ, और जब तक 35,800 के ऊपर बैंक निफ्टी बना हुआ था क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक कभी भी हिला नहीं। सो अगर आपको डीप स्टॉप लॉस लगाना है 35,800 का लगाइए, लेकिन चूंकि आप 36,350 के आसपास हैं, 350 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने 36,000 का दिया है आपके लिए स्टॉप लॉस लॉन्ग साइड पर। शॉर्ट है, क्यों होना चाहिए? हर रोज लेवल देते, लेवल ये सारे लेवल ऐसा थोड़ी कि मतलब हमारे पास बहुत ज्ञान है वो आपको बताना है इसलिए लेवल दे रहे हैं। ये फॉलो करने के लिए भाई, आपकी ट्रेडिंग के डिसिप्लिन के लिहाज से। कल कर लिया होता तो आप देखिए बैंक निफ्टी में 36,050 का स्टॉप लॉस था, करेक्ट, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। कितने बचे? 300 पॉइंट तो क्लोजिंग बेसिस पे बचे। निफ्टी पर जो स्टॉप लॉस था कल का, कहाँ गया, ये रहा, 16,725, वहां से 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे ना तो तकलीफ नहीं पाएंगे, बस ये ध्यान में रखिए। तो स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक है। अब भी शॉर्ट है तो अब आखिरी स्टॉप लॉस है आपका निफ्टी पर 17,000, इसके पार निकलकर बंद होता है 17,025 रख लो, बस 25 पॉइंट और 17,025 कर दीजिए इसको। 17,025 का स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए, 100 पॉइंट और ऊपर का बैंक निफ्टी के लिए 36,500। अब बस प्लीज यहां लगा लेना, इसके बाद और मतलब रुकना मत। कितने लोग हैं दीप जो मुझे 15,500 16,000 से कई बार पूछते हैं, जहाँ कहीं मिल जाऊँ कोई सोशल फंक्शन में, इधर हमारी शॉर्ट खड़ी है निफ्टी, क्या करें, 16,000 थोड़ा नीचे। अरे मैंने कहा नीचे आके कितना आ जाएगा, 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे आ भी जाएगा, और अगर उसमें आप भाग्यशाली है, आपका टाइम पे कट गया, तब भी आपका लॉस में कटना है। इससे बढ़िया काट पीट के लॉन्ग करके कर लो तो 1,000-1,500 पॉइंट वैसे ही बन जाते हैं। बट वही है कि अब जो है वो है, हर आदमी तो हमारे बोलने से मानेगा चलेगा वैसा तो है नहीं है, ये गलतफहमी मुझे भी नहीं है। तो ओवरऑल ठीक है, जो फॉलो करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है 36,500 का रखिए, 17,025 का रखिए। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये तो रहे आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस और लेवल्स। नई पोजीशंस कैसे बनाएंगे सर आज? खरीदे निफ्टी, स्टॉप लॉस 16,800 का रखिए, 16,950, 17,000, 17,025, 17,075 और 17,100 तक के टारगेट ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से निफ्टी पर। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर, वैसे तो शॉर्ट करने का कोई निफ्टी दिखता नहीं है, लेकिन जो आपने सुबह सुबह पहला सवाल पूछा 17,000 का, तो एक 17,000 का लेवल है तो बड़ा। वायदा कारोबार के डेटा में भी मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों बढ़ा है, लेकिन 17,000 के आसपास एग्रेसिव ट्रेडर है तो शॉर्ट करिए। एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब आप समझते हैं, मैं फिर से आपको एक उसकी परिभाषा बता दूं। एग्रेसिव ट्रेडर कौन होता है? पहला, ट्रेंड के विपरीत ट्रेड लेना जानता हूं कि ट्रेंड मजबूती का लेकिन मैं बेचूंगा। दूसरा, स्टिक स्टॉप लॉस, दिल पे पत्थर रख के लगा दे स्टॉप लॉस कि भाई नहीं ठीक है, नुकसान हो गया तो हो गया, ये लेवल के ऊपर जाएगा तो काट दूंगा बिना पूछे। 2, तीसरा,
जल्दी से प्रॉफिट लेकर घूमने वाला। ये 3 अगर क्वालिटी आप में है तो आप ये समझ लीजिए। और चौथा भी और जोड़ देता हूं कि हर वक्त मार्केट के टच में रहने वाला। ऐसा नहीं कि मतलब है ना, एक प्रोफेसर साहब हैं, अच्छा है बाय द वे, एक मेरे मिलने वाले प्रोफेसर हैं, आईआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। निफ्टी विफ्टी बैंक निफ्टी भी छोड़िए, उस जमाने में बैंक निफ्टी में, जब बैंक निफ्टी इतना नटखट चंचल शरारती होता था दीप, उस समय बैंक निफ्टी में पोजीशन लेके लेक्चर में घुस गए। अब वो लेक्चर खत्म होगा 45 मिनट बाद, 1 घंटे बाद में बाहर आते तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे। सो चौथी कंडीशन एग्रेसिव ट्रेडर्स की है कि आप हर वक्त टीवी या ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने रहे तो मार्केट के मूवमेंट को पकड़ पाएं। अगर ये 4 क्वालिटी आप में है, ये टेस्ट आपको खुद को लगाना है, ये मैं नहीं लगा सकता, मैं आपको दे सकता हूँ, ये डेफिनेशन है। ये 4 टेस्ट अगर आप पूरे करते हैं तो आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 17,000 के नजदीक बेचिए। 17,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। नीचे के टारगेट जो आपके बनेंगे वो 16,925, 16,900, 16,850 और 16,800 तक के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी, स्टॉप लॉस 36,000। कहाँ खरीदना है? 36,200, 36,250 पहली रेंज है जहां पर खुलेगा। 36,125 एक और लेवल है और 36,035-50 के आसपास का एक और लेवल है। तो 36,000 के आसपास जितना मिले बहुत बढ़िया। 36,125 पे भी ले सकते हैं, 200, 250 पर भी ले सकते हैं। मूड माहौल के हिसाब से देखेंगे, वहां खरीदना है आपको बैंक निफ्टी। जितना नीचे मिले उतना जल्दी खरीदिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 36,000 का। टारगेट 36,400, 475 छोटे टारगेट, 625, 750 मीडियम टारगेट और 36,900, 37,000 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की बनेगी अगर 36,000 के लेवल को तोड़ता नहीं है बैंक निफ्टी और क्लोजिंग इसके ऊपर लगातार बनाए रखे तो। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, मेरे लिए सबसे बढ़िया लेवल बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का 36,750 है। थोड़ा 36,900 पर भी बेच सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर का लेवल हो जाएगा, स्पेशली अगर नीचे खुले तो इसलिए आज से फिर 36,625 से ही आप बेचने का मन बना सकते हैं। यहां से बेचिए, 750 पे थोड़ा और ऐड कीजिए। 36,900 का या तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए या 36,900 पर और ऐड कीजिए। स्टॉप लॉस तब 37,000 का बन जाएगा। तो अपनी आपकी रिस्क लेने की ताकत और मल्टीपल लॉट्स के लिहाज से आपको स्टॉप लॉस रखना है। फिलहाल 36,900 का स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे नीचे के 36,500, 400, 350, 250, ये सारे लेवल्स हैं। उसके बाद 36,200 और 36,125 भी 2 और लेवल है जिनके लिए आपको करनी है बैंक निफ्टी में बिकवाली। जी दीप। क्लियर है सर, सारे लेवल्स आपने समझा दिए हैं और आज का सेशन देखते हैं किस तरह का रहेगा। वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में फिलहाल अब कोई स्टॉक की एंट्री नहीं हुई है। सर फंड्स का भी डेटा तो वैसे आपने समझा दिया, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स जो वायदा बाजार के लिहाज से आपको दिख रहे हो? तुरंत प्रभाव से 16,800 सपोर्ट का काम करेगा। 16,700 तो खैर मतलब बहुत ही वो रॉक बॉटम टाइप मामला है जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी जो चाहिए वो सब कुछ आता दिखेगा। लेकिन उससे पहले 16,800 के पुट पर 40 लाख शेयर जुड़े हैं दीप और 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग बराबरी वाला। हाईएस्ट तो 16,700 का है लेकिन 16,800 पर भी 45 लाख शेयर ही हैं। तो ये आपके लिए अब बेसिकली 16,800, 17,000 की रेंज में निफ्टी को वक्त बिताना है। 17,000 के पार निकलकर बंद हुआ टीका तो बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा। 16,800 के नीचे आया तो हल्का फुल्का करेक्शन। देखिए शब्दों पर गौर करिएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोलता। 17,000 के पार निकला तो बड़ी तेजी की तैयारी और 16,800 के नीचे आया तो हल्का फुल्का करेक्शन। रेंज को तोड़ने पर भी हल्का फुल्का करेक्शन है और पार निकलने पर बड़ी तेजी है। इससे आप बाजार का मूड ट्रेंड पता लगा सकते हैं। तो शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। उससे पहले 16,900 आज हल्का मेक और ब्रेक वाला लेवल है। 16,900 के ऊपर है, 25-30 पॉइंट गिर भी जाए तब भी आप मजबूत है। 16,900 के नीचे है तो हल्का सा कॉशियस है, ये लेवल आपके लिए। 36,000 होल्ड करेंगे बैंक निफ्टी पर। 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है और वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 36,500 हल्की फुल्की रुकावट है 12 लाख शेयरों का, उसको पार करने के बाद और तेजी बनती हुई दिखेगी। हाँ, 17,000 के लेवल की एक और इंपॉर्टेंस जो आप बात कर रहे थे, 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है, हाईएस्ट है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 16,800, 17,000, 200 पॉइंट 16,900 में बीच में आपके लिए डिसाइडिंग पॉइंट। बैंक निफ्टी की रेंज 36,000, 37,000, 36,500 बीच में डिसाइडिंग पॉइंट, जहां से आप 150 पॉइंट नीचे है। जी जी क्लियर है सर। तो चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपके सामने हैं, देखते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा। ढेरों स्टॉक्स भी हैं जो खबरों के दम पर करेंगे रिएक्ट और साथ ही कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपके लिए हाईलाइट करनी है। आइए हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ते हैं। वरुण, कुशल, मानसी और साथ ही आशीष हैं हमारे साथ तैयार। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स कौन से हैं?
ओके देखिए, ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आज Q1 के जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। हमारा एस्टीमेट करीब 20% साल दर साल ग्रोथ का है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। बाजार बंद होने के बाद MSCI की रीबैलेंसिंग जो है वो लागू हो जाएगी। टाटा स्टील और हेवल्स जो है उसका वेट बढ़ने वाला है। रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC का वेट जो है वो कम होने वाला है, तो इन स्टॉक्स पे इसका असर देखने मिलेगा। SRF पिछले कुछ दिनों से अच्छे मोमेंटम में है। आज बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड की बैठक है। इसके अलावा इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर रिटेल निवेशकों के लिए आज OFS जो है वो खुलने वाला है। फ्लोर प्राइस 140 रुपये का रखा गया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आज रिसर्जेंट इंडिया में एक वेबिनार के द्वारा स्पेशल एड्रेस करने वाली है। 2:15 से 3:45 बजे के बीच में ये स्पेशल एड्रेस होगा। आज ऊर्जा सचिव की समीक्षा बैठक है। कोयला सप्लाई पे भी ये बैठक जो है उसमें विचार होने वाला है। कुछ एक्स डिविडेंड्स है आज। अशोक लेलैंड 60 पैसे प्रति शेयर, PFC 2.25 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का एक्स डेट है आज, तो इन स्टॉक्स में एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए, ढेरों ट्रिगर्स हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहेंगे। कुशल बताएं, आपके पास आज कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले इंडोटेक ट्रांसफार्मर पर नजर रखिए। यहाँ पर जो OFS जो नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुला था उसको लेकर अपडेट है कि आज रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। नॉन रिटेल का जो हिस्सा है वो 4.93 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। OFS के जरिए प्रमोटर करीब 3.63% हिस्सेदारी बेचेंगे और जो फ्लोर प्राइस है वो 140 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया है। KNR कंस्ट्रक्शंस भी बड़ा फोकस में रहेगा क्योंकि कुल 466 करोड़ रुपए में इनकी जो 3 होली ओन्ड सब्सिडियरीज है वो क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी मिल गई है। ये 3 होली ओन्ड सब्सिडरी KNR शंकरपेट प्रोजेक्ट्स, KNR श्रीरंगम इंफ्रा और KNR तिरुमला इंफ्रा जो है यहाँ पर ये बेची जाएगी। 31 मार्च 2022 तक सभी सब्सिडरीज की बिक्री जो है पूरी हो जाएगी। TVS मोटर्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने TVS बिल्ड टू ऑर्डर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ पर ग्राहकों को अपनी जो वाहन है वो कस्टमाइज और पर्सनलाइज करने की सुविधा दी जाएगी और इस प्लेटफॉर्म पर पहली ऑफरिंग TVS अपाचे RR 310 BTO की होगी, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। इस वजह से एक्रिसिल भी जो है आज हमारे फोकस लिस्ट में रहेगा क्योंकि कंपनी ने और क्षमता विस्तार करने की घोषणा कर दी है। 1.6 लाख क्वार्ट्स किचन सिंक्स पर एनम की क्षमता विस्तार होगा और ये यहाँ पर कुल कैपेक्स 38 करोड़ का किया जाएगा और जो प्रोजेक्ट है कुल मिलाकर Q1 FY23 तक पूरा होता हुआ दिखेगा। बैंक ऑफ इंडिया पर भी नजर रखिए। QIP के लिए इशू प्राइस 62.89 पर शेयर पर तय किया गया है। फ्लोर प्राइस से 4.99% डिस्काउंट पर ये जो QIP के लिए इशू प्राइस है ये तय किया गया है। 25 अगस्त को 3000 करोड़ के QIP को मंजूरी मिली थी, तो यहाँ पर भी फोकस इस वजह से रहेगा। बिल्कुल, तो फंड रेजिंग को लेकर तो ढेरों कंपनीज हैं फोकस में, पर मानसी बताएं आज और कौन सी खबरें हैं हमारे पास? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, सोना BLW प्रेसिजन फोर्जिंग्स पर फोकस रहेगा। एक न्यूज आर्टिकल पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है जिसके चलते फोकस में रहेगा। दरअसल कल ये खबर आई थी, टेस्ला 3 भारतीय सप्लायर से चर्चा कर रही है कंपोनेंट सप्लाई को लेकर, जो कि उसके भारतीय मार्केट में प्रवेश करने के प्लान का हिस्सा है। इस पर सोना BLW प्रेसिजन फोर्जिंग्स ने सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि टेस्ला के साथ कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है, तो इस पर नजर रखिए। टाटा पावर, अदानी पावर और IEX, इन पर नजर रखिए। कंपनियों को पावर एक्सचेंज पर बिजली बेचने की यहां पर इजाजत मिल सकती है। दोनों कंपनियों के मुंद्रा प्लांट के उत्पादित बिजली को सीधे एक्सचेंजेस को बेचने की अनुमति दी जा सकती है। कोयले की कमी से स्पॉट मार्केट में अब यहां पर बिजली की मांग बढ़ती दिख रही है, जिसके चलते ये अनुमति मिलने के आसार है और इन्हीं के चलते टाटा पावर, अदानी पावर जैसी कंपनियों पर फोकस होना चाहिए। श्रीराम EPC IDBI बैंक ने 25 से 29 अगस्त के बीच 2.03% हिस्सा बेचा है। और अंत में IPO एक्टिविटी की अगर बात करें, बजरंग पावर एंड इस्पात के IPO को सेबी से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। साथ ही गो एयरलाइंस के IPO को भी सेबी से मंजूरी मिली है। बिल्कुल, तो 2 और IPOs आने की तैयारी में हैं, सेबी को मंजूरी मिल गई और 2 IPOs कल भी खुल रही हैं बाजार में, जिनकी मैनेजमेंट आज हमारे साथ जुड़ने वाली है न्यूज पर व्यूज में। विजय डायग्नोस्टिक्स और एमी ऑर्गेनिक्स दोनों ही हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, तो उसके लिए भी आप जरूर ट्यून इन करें 10:30 से 11 के बीच। पर आइए उससे पहले बता दें आपको ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। कल भारतीय एयरटेल का जो है कॉल हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि काफी सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलएसए ने खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 780 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि 200 रुपए के जो एआरपीयू का लक्ष्य था 2022 तक वो इसी वर्ष देखने को मिल जाएगा। और आगे मार्केट शेयर को लेकर भी सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफी बढ़िया कमेंट्री आती हुई नजर आ रही है। सिटी देखिए खरीदारी के राय को बरकरार रखे हैं 760 रुपए के लक्ष्य। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी के राय दी है 820 रुपए का लक्ष्य दिया है। जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 790। यानी इन ऑल सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो पॉजिटिव और बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं भारतीय एयरटेल पर। आईओसी यहां पर भी नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 139 रुपीज के लक्ष्य के लिए। 107 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि बुक वैल्यू से नीचे फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन सस्ते इसके चलते ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। डिविस लैब यहाँ पर एजीएम हाइलाइट्स के बाद रिपोर्ट आई है मैक्वायरी की तरफ से, जहां पर आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 5,438 रुपए के लक्ष्य लिए। 5,108 रुपए की जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ का ट्रेंड बरकरार देखने को मिलेगा। और बढ़िया बात ये भी है कि मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट मान रहा है कि यहाँ पर मेंटेन रहेंगे, जिसके चलते स्टॉक पर ये बुलिश है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है। कल भी हमने देखा था कि पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि जो लक्ष्य दिया है 2250 का 2270 कल की क्लोजिंग है। स्टॉक कल थोड़ा चल भी गया था। अब यहाँ पे ये मान रहे हैं कि जो रिलायंस का स्मार्टफोन जियो फोन लॉन्च होने वाला है, वहां से अगर आप देखें तो जो प्राइस कॉन्शियस सेगमेंट है वहां पर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक पर नजर रखिएगा। बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ाकर 1890 रुपए कर दिया। 1568 कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से अगर आप देखें तो बढ़िया ग्रोथ आएगी। और जोमैटो यहाँ पर भी नजर रखिए, लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स की कवरेज की शुरुआत हो रही है। आज बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 158 रुपए के लक्ष्य के लिए। 133 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि 40% मार्केट शेयर है कंपनी के पास। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़िया है। अभी तक पेनिट्रेशन अगर आप देखें तो भारत में ज्यादा नहीं है, तो आगे जाकर ग्रोथ के अवसर काफी बढ़िया है, जिसके चलते स्टॉक पर खरीदारी के राय दे रहे हैं 158 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। इन रिपोर्ट्स के साथ साथ पिक्स का भी वक्त है। सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ और तैयार हैं अपनी दमदार पिक ऑफ द डे के साथ। और सुबह की शुरुआत कुणाल जी और राकेश जी के साथ की जाए। वैसे तो पिक ऑफ द डे में कोई जॉइंट वेंचर, साझेदारी, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, करार, इन सब शब्दों का कोई स्कोप है नहीं, लेकिन आज इन सारे शब्दों का मिसयूज करते हुए दोनों ने ये डिसाइड किया कि जॉइंट पिक ऑफ द डे दी जाएगी। इसकी वजह भी और पिक भी बताएं सर। दोनों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज हम दोनों का ये जॉइंट पिक है और उसकी वजह अनिल जी है कि एक मंत्रणा मैंने और राकेश जी ने कल की बाजार बंद होने के बाद कई सारे विषयों पर बात कर रहे थे और चर्चा चली अनिल जी इस शेयर की और दोनों की ही राय थी कि इसमें बड़ी तेजी बनेगी। तो अनिल जी इसको हमने चुना है आज जॉइंट पिक ऑफ द डे। तो स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्प, जिसकी चर्चा मैं और राकेश जी पहले भी कर चुके हैं। अब हमें लगता है कि इसमें ओपनिंग अप होने वाली है और जैसे ही ओपनिंग अप होगी डेल्टा कॉर्प में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी इकॉनमी खुल रही है और डेल्टा कॉर्प के कसिनोज भी जैसे ही खुलेंगे इसमें बड़ा जबरदस्त एक अपमूव आएगा। चार्ट पर पूरी तैयारी है उस बड़े अपमूव की, तो इन स्तरों पर हमारी बाय करने की राय है। ओवर टू राकेश जी। राकेश जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। राकेश जी फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक कुणाल जी आप ही बता दें टारगेट्स और स्टॉप लॉस डेल्टा कॉर्प के लिए आज के लिए। अनिल जी देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है, पहला स्टॉप लॉस जो एकमात्र स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस रखें 173 के लेवल पर 173 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है डेल्टा कॉर्प को। पहला टारगेट 190 रुपए का 190 का, दूसरा टारगेट 196 का 196 रुपए के टारगेट के लिए डेल्टा कॉर्प में खरीदारी कराएं। ओके, चलिए बंसल जी से संपर्क हो चुका है। बंसल जी अब आप जब तक संपर्क नहीं हो पाए तब तक सारे लेवल्स, टारगेट्स और क्यों खरीदना है डेल्टा कॉर्प ये सब तो कुणाल जी ने बता दिया। आप सिर्फ ये बताइए
50% ही काम किया है। अगर आपकी इतनी मंत्रणा हुई है, सब कुछ हुआ, तो 2 स्टॉक भी तो दे सकते थे पिक ऑफ द डे के तौर पे। तो हमें लगता है काम भरपूर किया है। नहीं अनिल जी, सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी काम भरपूर करा है, सब कुछ अनिल जी। कुणाल जी ने बोला एक चीज, अनिल जी कुणाल जी बोलना भूल गए हैं कि डेल्टा कॉर्प के अनिल जी कैसीनो जल्दी खुलने वाले हैं, और जब जैसे ही कैसीनो खुलेंगे तो ये जो 2 हसीन चेहरे कॉल दे रहे हैं, ये आपको डेल्टा कॉर्प के अनिल जी कैसीनो पे पाए जाएंगे। और अनिल जी एक शिकायत है, देखिए पूरी हमने डिस्कशन करा, बट कुणाल जी की, मेरा ऑडियो अनिल जी डाउन था, तो कुणाल जी अनिल जी घबरा गए और उन्होंने टारगेट्स अनिल जी नीचे के कर दिए हैं। जबकि जो हमारी बात हुई थी 193 पहला टारगेट, 200 का दूसरा टारगेट, और जिस तरीके से अनिल जी जब आप सुपर बुलिश होते हैं तो तीसरा टारगेट भी देते हैं, 220 का दूसरा टारगेट। तो अनिल जी तीसरा टारगेट तो बिल्कुल ही गायब कर दिया कुणाल जी ने, और पहला और दूसरा टारगेट भी कम कर दिया। तो इस पर अनिल जी आप कुणाल जी की थोड़ी सी खिंचाई कीजिए जिस तरीके से मेरी करते हैं। तो 193 पहला टारगेट, 200 दूसरा टारगेट और 220 तीसरा फाइनल टारगेट। कुणाल जी, इतने अच्छे दोस्त आपने रखे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अलग से आपको दुश्मन रखने की जरूरत ही नहीं है। डबल रोल में दोनों काम कर लेते हैं। आपकी खिंचाई ऑलरेडी बंसल जी आप इतनी ज्यादा कर चुके नहीं, अनिल हैं जी, तो, और इस मामले में अनिल जी, देखिए मैं 100% बंसल जी आपके साथ में हूँ। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आपने प्रश्न किया कि आज के लिए टारगेट दीजिए, तो अनिल जी इसीलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया आज के हिसाब से। लेकिन बात हमारी बिल्कुल सही कह रहे हैं बंसल जी कि जो टारगेट तय किए थे वो इससे ऊपर थे। अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो 220 तक के बड़े टारगेट के लिए भी कर सकते हैं खरीदारी। 193, 200 और 220 ये हैं बड़े टारगेट जिनके लिए डेल्टा कॉर्प में करनी है आपको खरीदारी। आइए हिमांशु जी भी हमारे साथ है, सुमित जी भी जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग सर। सर देखिए क्लियरली कल बैंक निफ्टी की तरफ से एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल्स पर ध्यान देना चाहिए, और इनमें एक जो बड़ा पेंडिंग एक कैचअप मूव है वो यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक ने कल एक काफी पॉजिटिव क्लोज दिया है जी। 775 780 का मल्टीपल हर्डल था जो उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज यहाँ आते हुए नजर आया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी तरफ से जो पिक ऑफ द डे है वो एक्सिस बैंक रहेगा। आज 784 के आसपास का क्लोज है अनिल जी। 780 के आसपास यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 768 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। 800 और 820 रुपए के 2 टारगेट्स मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पर आज और कल में ही आते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि यहाँ पर आज भी एक फॉलो अप मूव आते हुए देखने को मिलेगा। तो एक्सिस बैंक मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। तो चलिए, एक्सिस बैंक में जो आपकी खरीदारी की राय आई है उसके लिए आप धन्यवाद स्वीकार कर लें किरण जी से, जो हमारे साथ हैं। कल स्पेशल पिक के तौर पर क्लोजिंग शो का पहला बिगुल किरण जी के लिए ही बजा था एक्सिस बैंक पर। एक और एक्सिस बैंक तो किसी की तो राय आई थी कल, 2 जनों की राय थी खरीदारी करने के लिए आज से। किरण जी साथ ही है, किरण जी खुद ही धन्यवाद दे दो, मैं क्यों दूं आपकी बिहाफ पे, और अपनी पिक भी दे दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, जो धन्यवाद देना है तो बिल्कुल देना है। जिस तरीके से हिमांशु ने मुझे मेरे कॉल पे वापस एक बार रीइटरेट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। आज के पिक के लिए मेरा स्टॉक रहेगा डीवीज लैब। डीवीज लैब पे मेरा अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है, बहुत अच्छे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से 8-10 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5050 का, 50-50 का। टारगेट्स के लिए 5200, 5230, ये 2 टारगेट्स आज कल के लिए देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 50-50 का स्टॉप लॉस लगाएं, 50-50 का स्टॉप लॉस है। 5104 पर हुआ है बंद डिवीज लैब में खरीदारी करने के लिए। अच्छा, धन्यवाद से याद आया, धन्यवाद कुणाल जी और राकेश जी को भी मिल रहा है डेल्टा कॉर्प के लिए, और ये आता दिख रहा है आपको आशु जी की तरफ से। आशु जी ने आपको धन्यवाद भी भेजा है, उनकी पिक को आपने रिकमेंड किया और साथ ही कहा कि पूरा आपका तन मन, अच्छा धन का लिखा नहीं, मैं अंदाज से बोल रहा हूं, तन मन और धन तीनों से आपको पूरा सपोर्ट है डेल्टा कॉर्प के लिए। आइए सुमित जी से बात करते हैं। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में टीवीएस मोटर के अंदर यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 515 519 के आसपास टीवीएस मोटर में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चल सकते हैं। नीचे के अंदर 505 का ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 530 का पहला टारगेट बनेगा और 545 का दूसरा टारगेट बनेगा। तो टीवीएस मोटर में पिक ऑफ द डे के तौर पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, और टीवीएस मोटर के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी आज है, और वो बिल्ड टू ऑर्डर ये बाइक बनाएंगे।
मतलब आप ऑर्डर दो, आपकी पसंद की बाइक बन जाएगी। टीवीएस अपाचे RR310 B10 ऐसा कुछ बाइक का नाम है, लंबा चौड़ा नाम है। तो दीप ये इसका मतलब यही समझे कि भाई जैसी बाइक आपको चाहिए आप बताओ भाई, ऐसी सीट होनी चाहिए, इस तरह का ये लुक एंड फील होना चाहिए, मतलब ऑर्डर के हिसाब से जैसे सूट वूट सिलवाते हैं वैसे बाइक बनेगी। सर उसी हिसाब से आप मान लीजिए। एक्चुअली सर कस्टमाइज्ड बाइक्स ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, बट ये इनफॉर्मल मार्केट है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो OEMs हैं, ऑटो कंपनीज हैं, ये नहीं करती हैं। बट इनके अलावा अगर आप देखें, स्पेशली जो बुलेट बाइक्स चलाते हैं वो जानते होंगे कि उसको आप सेपरेटली कई तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसका डिफ्यूज़र चेंज कर सकते हैं, अपने हैंडल्स चेंज कर सकते हैं, लाइट बल्ब चेंज कर सकते हैं, उसके फील एंड लुक उसका चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा स्टेप है कि अब एक बड़ी कंपनीज, एक OEM ये कामकाज करने जा रही है। तो आप कस्टमाइज कर पाएंगे अपने हिसाब से, जो स्टैंडर्ड बाइक प्रोडक्शन होता है उसके अलावा जो आप अपने हिसाब से थोड़ा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, पेंट जॉब अलग हो सकता है, थोड़ी फिटिंग्स अलग हो सकती हैं, लुक एंड फील अलग हो सकती है, वैसा ये विकल्प देने वाले हैं। तो एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है सर। और अगर TVS ने करा है तो काफी सारे और ऑटो मेकर्स इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेटली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज है जो लोग अपनी बाइक्स को कस्टमाइज करते हैं सर। ना ये सब की तो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया रिसर्च आपने बताई, सब कुछ बताया। मैंने आपको सवाल पूछने के पीछे मेरा पर्पज अलग था। ये आप जैसे यंगस्टर्स के लिए बाइक बनाई जा रही है, तो जरा मैं आपको इंस्पायर करना चाहता था कि एक अच्छी सी बाइक आप भी TVS में ऑर्डर करके बनवाएं, राइड करें, एंजॉय करें। ये आपका वक्त है। हमारे टाइम पे तो अब हमको तो 4 व्हीलर की जरूरत होती है, बाइक के बजाय हम 4 व्हीलर पे चलने वाले ज्यादा हैं कि भाई ज्यादा बाइक पे चले, हवा लग गई तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। लेकिन आप हैं, सुमित जी हैं, हिमांशु जी को भी रख सकते हैं उस कैटेगरी में, ऐसा नहीं है। तो आप सब लोगों के बाइक पे घूमने फिरने के दिन है, तो एंजॉय कीजिए। आप ही के लिए ऐसी बढ़िया एकदम बाइक्स बन रही है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर रहेगा एक्शन है भरपूर, और वो है SRF में लगातार तेजी में। किरण जी चार्ट्स देखिए, आज है बोर्ड बैठक बोनस को लेकर, तो बोनस देने की तैयारी है कंपनी की। आज विचार किया जाएगा कि कितना बोनस दिया जाए। चार्ट्स पर क्या है सीन? अनिल जी, SRF पे मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका जो टारगेट था 10,000 का, वो आते नजर आ जाना चाहिए एक्स बोनस के पहले। जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है बिल्कुल स्ट्रांग है। अभी सिर्फ 275 रुपए बाकी है। मुझे लगता है कि ये हासिल हो जाने चाहिए लेवल्स। और इधर से मुझे लगता है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी के लिए 9500 के आसपास होना चाहिए और ट्रेल करके चलना चाहिए। अगर बोनस थोड़ा सा भी 1:1 के ऊपर का आता है तो 10,000 कैजुअली क्रॉस कर देगा। ओके, तो 10,000 के पार निकलने की तैयारी आपके लिए होती हुई दिख रही है SRF में। लगातार बार बार हम जिसकी बात करते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है KNR कंस्ट्रक्शन। बंसल जी इसके चार्ज देखिए, राय दीजिए। अपनी 3 सब्सिडरी कंपनियों में इन्होंने बेची है स्टेक, और ये स्टेक 466 करोड़ में बेची है। क्यूब हाईवेज करके कोई कंपनी है, उसको बेची है। अब ये कंपनी कौन सी है तो नहीं पता, लेकिन इनकी 3 सब्सिडरी कंपनी में उसमें अलग अलग स्टेक बेची है। खबर तो अच्छी दिख रही है चेहरे पर। बताएं क्या करना चाहिए KNR में? देखिए अनिल जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है, अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। 308 के ऊपर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, 329 हाई है। अगर हल्की फुल्की करेक्शन में स्टॉक नीचे मिले तो बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। जिनके पास है होल्ड करें, अनचार्टेड टेरिटरी में है तो कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं है, करेक्शंस आए तो खरीद के चले। ओके, तो ये है आपके लिए KNR कंस्ट्रक्शंस। करेक्शन आए तो खरीद कर चलें, ये है आपके लिए बंसल जी की राय इस समय। कुछ और काउंटर्स जो एक्शन में रहने वाले हैं। कल PSU बैंक्स में भी थोड़ी मूव आती हुई दिखी थी। बैंक ऑफ इंडिया, सुमित जी इस पर जरा राय दें। QIP का जो फाइनल इशू प्राइस है इन्होंने तय कर दिया है। फ्लोर प्राइस से अभी 5% के डिस्काउंट पर था। जो फ्लोर प्राइस था वो तब की क्लोजिंग के प्रीमियम पर था, पर ऑलरेडी काफी ऊपर है। काउंटर 68 के लेवल्स पर है फ्लोर, और QIP इशू प्राइस इनका करीब 63 के आसपास का आता है। बट बताएं सर, बैंक ऑफ इंडिया अब चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है, जिस तरह से बैंक्स एज अ स्पेस में तेजी बन रही है? कंटिन्यूसली करेक्शन दिखाया और स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे 200 DA में टेस्ट किया है और वहां से बाउंस बैक देने का शुरुआत किया, और कल का और परसों का कैंडल के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिला है। तो 68 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके बाद 72 रुपए से लेकर 75 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा। कोई भी 1-2 रुपए का अगर डिप आता है तो इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा।
जल्दी 70-72 के लेवल तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। ओवरऑल 75 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया पर राय। नजर रखिए इस काउंटर पर। हिमांशु जी, सोना BLW रिसेंटली लिस्टेड और जबरदस्त एक्शन में रही है अपने IPO के टाइम से ही, लिस्टिंग के बाद से ही बल्कि, और कल भी एक्शन में थी क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि शायद टेस्ला जो भारत में अपनी सोर्सिंग करेगा उसमें इस कंपनी का भी नाम लिया जा रहा था। हालांकि उसके बाद कंपनी की क्लैरिफिकेशन आई है कि अभी कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। कैसे देखें चार्ट्स को? सोना BLW कल भी 8-9% दौड़ा था ये काउंटर। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चार्ट। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ नजर आया था। स्टॉक ने पोस्ट लिस्टिंग 559 रुपए के आसपास के न्यू लाइफ टाइम हाई बनाए थे और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और अब वापस से एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर 490 495 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और खरीदारी के अच्छे लेवल्स हैं। 470 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की पोजीशन करने की सलाह रहेगी। अपसाइड में पहला टारगेट 540 545 रुपए का जोन है। स्टॉक जैसे ही उन लेवल्स के ऊपर निकलेगा, मुझे लगता है जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 559 रुपए का, न केवल वो टेस्ट होगा बल्कि नए हाईज यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव सेटअप है और खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सोना BLW प्रिसीजन। हालांकि कंपनी की तरफ से खंडन आया, देखते हैं स्टॉक पर कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, संदीप वागले साहब और VK शर्मा साहब। वागले साहब से पहले उनका पिक ऑफ द डे ले लें। वागले साहब बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक ऑफ द डे होगा एक्सिस बैंक। 778 का स्टॉप लॉस होगा और 800 का टारगेट होगा। ओके, बिल्कुल। तो आपकी और राय मिलती जुलती, हिमांशु जी की भी, उनका पिक भी एक्सिस बैंक ही है और आपका भी। VK शर्मा साहब भी लंबे समय के बाद हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, 7-8 दिनों के हफ्ते भर की छुट्टियों के बाद। सर स्वागत है आपका, सुप्रभात। सबसे पहले तो बताएं कि जो आप वन भ्रमण में गए थे, कैसी रही आपकी छुट्टियां? मतलब आपको तो फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक है, वो पक्षियों के, चिड़ियाओं के बड़े फोटो खींच कर लाते हैं, तो कुछ बताइए कैसा क्या आपका अनुभव रहा इस बार का? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा। कई लाइफर्स मिले। लाइफर्स वो होते हैं जो जिस चिड़िया को आप पहली बार देखें। तो करीब 11 से ऊपर यहाँ का बर्ड काउंट है इंडिया में, और मैं तो अभी करीब 750 के आसपास ही पहुंचा हूँ। तो बहुत, दिल्ली अभी बहुत दूर है मेरे लिए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि लौटते हुए वहाँ पे कई कैंप्स हैं, मतलब आर्मी के। तो एक ब्रिगेडियर दोस्त थे, उन्होंने बुलाया और अपने जवानों को उनसे एड्रेस कराया। तो वो जो उनसे ज़मीनी तौर पे जो हमने उनको बताया, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें, क्योंकि आज जो सिपाही भी ज्वाइन करता है वो भी तिलमिला जाता है कि मेरे को जल्दी पैसा कमाना है। तो उसको हमने बताया जल्दबाजी छोड़िए और आप नियत समय पे सिर्फ निफ्टी के ETF में पैसा लगाइए। आप देश सेवा करते हैं, उस पे से नज़र नहीं हटनी चाहिए। चीन के बॉर्डर को आप एक सेकंड के लिए नज़र भी नहीं हटा सकते। तो वो सब छोड़ दो, आप सिर्फ निफ्टी के अंदर ETF करके, तो एक 18 साल का भी सिपाही ज्वाइन करता है तो वो करीब उसका पैसा बहुत लंबा बढ़ सकता है। तो ये था सर, बहुत ही प्रसन्नचित लौटा हूँ वापस। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शर्मा साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात के लिए आपको धन्यवाद भी और बधाई भी कि आप सैनिकों के बीच में वक्त बिताकर उन्हें सही राय निवेश के बारे में देकर आए। 750 चिड़ियाएं आप देख चुके हैं। हमने तो मैं ईमान ऑनेस्टली बताऊं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं ऐसे गिननी भी पड़ती कितनी देखी, मुझे तो पता भी नहीं। आप में अच्छा, हमारे पैनलिस्ट में से किसी को पता है उसने कितनी देखी है? मुझे नहीं लगा, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि हम जो दिख जाए ऐसा। गजब है सर, वाह, मतलब कमाल ही कर दिया आपने। तो वैसे कितनी है टोटल? 750 आप देख चुके हैं, कितनी में से 750 देखी है अभी? ये 1100 के ऊपर है और ये काउंट बढ़ता जाता है। कोई एक नई चिड़िया डिस्कवर हो जाती है या यहाँ पे दिखी जाती है। कई ऐसी प्रजातियां जो लुप्त हो गई थी वापस दिखने लगती हैं। तो ऐसा हिसाब किताब रहता है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन फिलहाल 1100 के ऊपर है। अरे बहुत अच्छा सर, 1100 में से 750 डिस्टिंक्शन मार्क्स है आपके एकदम। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार। अच्छा बताइए सर, अब आपका पिक ऑफ द डे आज के लिए। तो मैं कैसे दूर रह सकता हूं बाकी अन्य साथियों से, तो मैं भी बैंकिंग के साथ जाना चाहूँगा। तो ICICI बैंक कल 7:30 के शो में मैंने जिक्र किया था, तो उसी को मैं एक पोजिशनल ट्रेड के तौर पे बताना चाहूँगा कि आप
714 रुपए पे जो क्लोज हुआ है वहां पे लें, नीचे मिले तो बहुत ही अच्छा है। और 690 का रुपए रखें स्टॉप लॉस। टारगेट आपका रहेगा 757। ये 4 या 5 दिन का आप इस पोजीशन को लेके चल सकते हैं। और ध्यान रखिए, भाव ऊपर बढ़ते ही स्टॉप लॉस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। जी अनिल जी। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस बिल्कुल सर, तो स्टॉप लॉस को जरूर करें ट्रेल, बट आईसीआईसीआई बैंक पर है शर्मा साहब का भरोसा। एक